मैं लोकसभा चुनाव के पहले कह सकता हूँ हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य था जिसकी हर पंचायत में 15वें वित्त का पैसा था, 5वें राज्य वित्त का पैसा था, मनरेगा की किस्त थी और प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त थी। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ। जनपद में वेतन का इंतजाम नहीं है, लेकिन जिस जनपद की जमीन शहर के मुख्यालय पर है वो करोड़ों 50-100 करोड़ की है और आपके पास 50,000 रुपये वेतन देने के लिए नहीं है, तो बिचौलियों को नहीं मिलेगा, कोई लूटेगा नहीं, आपकी जमीन की कीमत आपको मिलेगी। उस योजना के बारे में कभी कोशिश नहीं हुई है। पूरा कचरा ग्रामीण क्षेत्र में जाता है। आप कोई भी लैंडफिल देखिए वो ग्रामीण क्षेत्र में। शहर का गंदा पानी जाएगा तो किसी न किसी पंचायत में से होकर जाएगा। पंचायत में भवन बनना है, किसी गरीब आदमी का प्रधानमंत्री आवास बनना है, जनधन का आवास मिलना है, तो उसको रेत की राल्टी क्यों लगनी चाहिए। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम इस समय है मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के संग जो 3 दिना को एक बड़ो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भाव आत्मनिर्भर पंचायत विकसित समृद्ध मध्य प्रदेश को भाई साहब जो है 3 दिना के एक बढ़िया आयोजन को का निकले सार। पंचायत की मूल भावना है मिलकर सहयोग करके अपने संसाधनों से एक सुखद परिणाम लेकर आना। जब पंचायती राज की कल्पना की थी, चाहे गांधी ने की हो या गांधी के पहले जो हमारा तंत्र था, वो बाहर के किसी सहयोग की अपेक्षा नहीं करता था। देश आज़ाद हुआ, अब केंद्र की भी सहयोग राशि है, राज्य की भी सहयोग राशि है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप दिखता है। एक प्रशासनिक तंत्र है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। उनके बीच में जो अंतर्विश्वास होना चाहिए, सहयोग, जो मूल पहला कदम था सहयोग का, अंतर्विश्वास का, वो कमी शिकायत के तौर पर भी दिखती है और कमी साफ दिखती है। दूसरा, हम अपने संसाधनों के भीतर अपने सुख को ढूंढें, क्योंकि हमसे बेहतर कोई अपने गांव के बारे में नहीं जानता। दूसरा, ये असहता पंचायती राज का दुर्भाग्य से कर्तव्य की बात छोड़कर अधिकारों में लोग उलझ गए और दूसरी चुनौती इसके कारण खड़ी हुई। तीसरा है कि हमने अपने संसाधनों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि बाहर से जो राशि मिलती है वो इतनी बड़ी दिखती है कि हमारे मूलभूत जो असेट्स हैं या जो संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि बाजार जाते हो तो जितने जेब में पैसे रहते हो उतने का सामान खरीदते हो, साख होती है तो उधार मिल जाता है, लेकिन चुकाने की भी गारंटी के लिए आप प्रयास करते हो, यहाँ ऐसा क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि कर्तव्य और अधिकारों के बीच जो समन्वय है वो बनाने की ज़रूरत है। ये सच है कि कुछ जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को जिस प्रकार से छीना गया वो गलत था, तो मैं अधिकार देने का हिमायती हूँ। और दूसरा, जो छोटे मोटे अंतर्विश्वास के मामले हैं उनको इसी के साथ खड़ा करने की कोशिश है। इसलिए पहले दिन हमने अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ को साथ बुलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ, जो हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण जिनने ग्रुप मीटिंग्स की, क्योंकि मुझे 4-5 मुद्दे बड़े गंभीर लगे थे, तो वो ग्रुप डिस्कशन उन्हीं मंत्रियों की अध्यक्षता में हुए हैं। शहर से लगी पंचायतें अर्धशहरी हो गई हैं, तो उनके पैमाने को बदलना पड़ेगा। आदिवासी जनपद, पेशा ब्लॉक और नोटिफाइड एरिया, इनकी एक चीज़ समस्याएं हैं, एक अलग ब्लॉक है। फिर केंद्र पोषित योजनाओं के बूते विकास ढूंढना और देश स्वावलंबन से दूर ले जाएगा। तो आत्मनिर्भर बनना है तो इस पर विचार करिए कि सहयोग मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने संसाधनों को मजबूत करें। मनरेगा जैसी योजना, जो पैसा हमारे पास है, वो वास्तव में मजदूरों के लिए थी और उसमें हमने मटेरियल को जोड़कर और ये कल्पना कर ली कि हम निर्माण के लिए हैं। तो खेती है, गौ सेवा है, गौ संवर्धन है, इन क्षेत्रों में मनरेगा का उपयोग हो सकता है। ये ग्रुप ये था। फिर ई पंचायत के बारे में सोचना कि भाई ई पंचायत अगर आपको बनानी है तो पारदर्शिता पहली सीढ़ी है उसकी, और दूसरा है समझ, और हम लोगों को बताएं, सार्वजनिक करें अपने असेट्स को, अपने प्रयासों को, अपने आने वाले पैसे को, लोगों को उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करें। तो ऐसे 5 ग्रुप हमने पहले दिन बनाए थे, तो उन मंत्रियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरे और तीसरे दिन में बड़ी सरलता और सहजता के साथ आनंदित होकर लोग गए। ये मेरे जीवन की सफलता है और मेरे लिए भी सीखने का अवसर है।
आपके लिए सीखने का अवसर है। लेकिन जब आत्मनिर्भर गाँवों की बात कर रहे हैं तो जिन गाँवों में कोई खनिज है, मिनरल्स है, तो वो तो ठीक है। उसके अलावा और ऐसी कौन-सी चीज़ दिखाई देती है जिससे, चूँकि गाँव में लोकल में टैक्सेशन से तो बहुत ज़्यादा भला होने वाला है नहीं। तो वो आत्मनिर्भरता का जो पैसा है वो उसके आने और आपको कौन से स्रोत दिखाई दे बैठक के दौरान मुझे लगता लोगों है कि मैं आपकी इस बात से थोड़ी असहमति रखता हूँ कि टैक्सेशन से भला नहीं होगा, क्योंकि पहले लोग अपनी ज़मीन देकर गांव के हित में कोई तालाब खुदवाता था, कोई बावड़ी खुदवाता था, कोई पंचायत भवन के लिए ज़मीन देता था, कोई खेल के मैदान के लिए देता था। ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में वो प्रवृत्ति नहीं थी, हमने उससे दूर हटाया। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपके जेब में क्या है। जनपद में वेतन का इंतजाम नहीं है, लेकिन जिस जनपद की ज़मीन शहर के मुख्यालय पर है वो करोड़ों 50-100 करोड़ की है और आपके पास 50,000 रुपये वेतन देने के लिए नहीं है। आप उसका कमर्शियल यूज़ करके या कोई योजना बना के क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसा गाँव में भी है कि हमको आने वाले समय में बच्चों की ज़रूरत के आधार पर ज़मीनों को आरक्षित करना, अगर हम शहर के निकट हैं तो हमें क्यों रीप्लॉन करना चाहिए पूरा, और उसके बाद में हम उसके साथ जाएँ तो बिचौलियों को नहीं मिलेगा, कोई लूटेगा नहीं, आपकी ज़मीन की कीमत आपको मिलेगी। उस योजना के बारे में कभी कोशिश नहीं हुई है, तो कुछ आधे अधिकार शहर के देकर हम उनका रास्ता निकाल सकते हैं। शहरी क्षेत्र से जुड़े जो गांव हैं उनकी जब बात करें तो जितने जैसे भोपाल के आसपास देखें या बड़े शहरों के आसपास खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की जो जो नियम कानून है वो थोड़े सरल हैं, तो उनको लाभ उठा के जो बड़े चाहे बिल्डर हों या बाकी सारे लोग ग्राम बिल्कुल नगर निगम की सटी हुई ग्रामीण क्षेत्र में, तो उस पर भी आपकी कोशिश है कि नगर निगम से मिलती जुलती कोई शर्तें लगा के ताकि उतने से रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा। उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई कॉलोनी बना रहा है तो उसकी आश्रय निधि थी जो उसको कभी मिलती नहीं है। अगर आप उसने लैंड यूज़ बदला है तो उसका भी वो रहता है, उसका पैसा उसको मिलना चाहिए। तो जब तक आप इनको कोऑर्डिनेट करके रास्ता नहीं देखोगे, देखिए पूरा कचरा ग्रामीण क्षेत्र में जाता है। आप कोई भी लैंडफिल देखिए वो ग्रामीण क्षेत्र में। शहर का गंदा पानी जाएगा तो किसी न किसी पंचायत में से होकर जाएगा। कॉलोनी बनानी है, डेवलपमेंट करना है, शहर का विस्तार करना है, आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा। आप उसको प्लानिंग एरिया कहते हो, और 10 साल 20 साल बाद दूसरा प्लानिंग एरिया आ जाएगा। तो जब वो प्लानिंग एरिया है तो प्लान क्या है, उस प्लान के लिए, इसलिए शहरी विकास मंत्रालय जी ने उसके के जो मंत्री थे उन्होंने अध्यक्षता की। हम उस पर आगे बढ़ेंगे और ये नंबर छोटा नहीं है, 1100 से 1200 पंचायत है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक दिशा में चलने की कोशिश है, जिससे रास्ता निकलेगा। इस तरह के विचार भी हैं कि जैसे जिन गाँव से जैसे मिनरल्स निकल रहा है और बाकी कोई रिसोर्सेज निकल रहा है जो प्रदेश में जा रहा है, चाहे कोयला निकले या बाकी मिनरल्स निकल रहा है, तो उस गांव के लिए कोई स्थायी निधि अभी तो पूरा केंद्र या राज्य के पास गया, फिर राज्य ने बांटे, ऐसी कोई है कि 10% 20% उस गांव के भले के लिए लगे, इस प्रकार की कोई योजना बन सकती है? मेजर मिनरल और माइनर मिनरल में पॉलिसी है, और जो छोटे मोटे होते हैं कि पंचायत में भवन बनना है, किसी गरीब आदमी का प्रधानमंत्री आवास बनना है, जनधन का आवास मिलना है, तो उसको रेत की रॉयल्टी क्यों लगनी चाहिए? लेकिन जब कभी आप फैसला नहीं कर पाते, गांव समृद्ध की का तंत्र मजबूत नहीं होता, तो कोई उसका ओन करने के लिए तैयार नहीं होता। अन्यथा किसी की हिम्मत है कोई उससे टैक्स ले ले, तो ये लूट नहीं, लेकिन उसकी आड़ में 10 लोग लूटने जरूर चाहते हैं। ये जो नीयत का झगड़ा है, इसको भी कहीं करना पड़ेगा। तो मैंने जोर सिर्फ अधिकारों पर नहीं दिया, मैंने जोर कर्तव्यों पर भी दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आपको भी तो अपनी भूमिका तय करना पड़ेगी कि आपने अपने आप को कहाँ खड़ा किया है। ये बात मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ की। मुझे मालूम था, मैंने कहा आपको शायद मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं इन दोनों बातों के बीच समन्वय बनाने के लिए हूँ, क्योंकि मैं राज्य का मंत्री हूँ। तो एक तरफ मैं अधिकार वापस देने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन आपके कर्तव्यों की कीमत पर। यदि पंचायत ठीक करेगी तो हम उसकी और मदद करेंगे। तो ये भाव तो आपको पैदा करना पड़ेगा। देश भर के प्रतिनिधि आए, अगर अधिकारों के अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्र की कुछ विशेष ऐसी समस्याएं आपको सुनाई दी 3 दिन में कि जी पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत सामान्यतः फोकस उनका कि जो राशि मिलती है वो हमारे हिसाब से हो जाए, हमारी अधिकारी सुन लें, हमारी एजेंडे पर बात नहीं होती है। साइट सिलेक्शन का मैंने माना कि जनप्रतिनिधि बेहतर साइट सिलेक्शन करता है। जो चीज़ें सेचुरेशन पर चली गई हैं तो उनको क्यों निर्मित होना चाहिए। तो ये सब बातों पर बात खुलकर हुई है, और मैं मानता हूँ कि लोगों ने लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कही। मतलब महिला प्रतिनिधि हो और आदिवासी हो या बाकी लोग हों, लोगों ने बात बहुत अच्छे ढंग से की। है। एक और बड़ी बात, जब अगर अपन अधिकारों की तरफ चलें, जो आम तौर पे खबरें रहते हैं और आवेदनी आज़ादी के बाद से कि जो महिला प्रतिनिधि हैं उनकी जगह पुरुष जो है उनके प्रतिनिधि बन के पूरी तरीके से कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो हर बार
तस्वीरें आती हैं। इसको लेके आपके कार्यकाल में कछु विशेष उम्मीद करेंगे, कुछ सख्ती जैसी कोई बात? इन 3 दिनों में आप देखिए अटेंडेंस, 3 लोगों को मैंने परमिशन दी, वो भी ये कहते हुए कि ये गलत है। आखिरी में, लास्ट में इधर मैंने 3 लोगों को कहा मैं इनको बैठने की अनुमति दूँ, बोलने की अनुमति नहीं दी। तो मुझे लगता है पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन में 3 या 5 लोग एंटर कर पाए सुनने के लिए, बोला एक भी नहीं। हमने सख्ती के साथ कहा था कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही आएगा। आप किसी जिला की बैठक में सांसद का, विधायक का प्रतिनिधि बनकर बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते। ये बात हमें जिम्मेदारी के साथ कही। और अब बात करें अधिकारों की, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लंबे समय से, पिछले 4-5 साल से लगातार अपने अधिकारों को लेकर बार-बार बात कर रहा था, आपसे भी मिल चुके हैं नए कार्यकाल में। तो इतने जो बातचीत आई उसके आधार पे क्या आगे की रणनीति है उनके अधिकारों पे? एक मैंने टाइम पीरियड के भीतर कहा था कि 6 महीने से बैठक नहीं हुई है, सप्ताह के भीतर करनी पड़ेगी। 6 महीने में जितना पैसा आपने बांट दिया है, अधिकारियों ने बांटा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने पैसा कहाँ दिया। परिषद के सामने अगर ब्लूप्रिंट देना होगा, उसके बाद परिषद को कहा हमने कि आप प्रवास करिए, देखिए, अच्छा किया तो बधाई दीजिए, अगर आपको लगता है कि गलत है तो उनसे हिसाब लीजिए। और जो राज्य मंत्री जैसे दर्जे जैसी जो मांग है उनकी लगातार चलती है। उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो जीएडी का काम है। मेरे मंत्रालय की सीमाओं के भीतर जो चीज़ें हैं, अधिकांश वही हैं। जो जीएडी का मामला है वो हम कैबिनेट में कभी पक्ष रखेंगे। पहले मैं उनके अपने सीमा में आने वाले अधिकारों को उनको दे दूं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि वे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आखिरी सवाल कि जी तरीके से बार-बार जब पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से पंचायतों में बजट की कमी बार-बार कही गई कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। अब वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार दो ही को बजट आ गो, गाँव में बजट की क्या स्थिति है आपके साथ? मैं लोकसभा चुनाव के पहले कह सकता हूँ, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य था जिसकी हर पंचायत में 15वें वित्त का पैसा था, 5वें राज्य वित्त का पैसा था, मनरेगा की किस्त थी और प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त थी। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ। तो बजट की समस्या तब नहीं, उसके पहले की आप बात कर रहे हैं। आप इन बीच के 3 महीनों में शायद कोई आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया होगा। अब रेशो को लेकर सबने कहा है कि इसमें परिवर्तन करने की बात है, उस पर विचार कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो देश या प्रदेश को जो विकास है वो गांव से होकर गुजरत है, और मध्य प्रदेश तो कृषि प्रधान प्रदेश भी है और ग्रामीण ज़्यादातर इलाका मध्य प्रदेश को है। और ऐसे में ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पे प्रहलाद पटेल जी अपने तमाम इतने जीवन के जो अनुभव हैं उनको इस्तेमाल करके एक बेहतर रोड मैप की तैयारी में है और 3 दिन के ई आयोजन में साफ तौर पर दिखाई दो। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.